नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। पाकिस्तान आजकल इंडिया इंडिया करता है। पाकिस्तान आजकल सिर्फ रोहित शर्मा, विराट कोहली और शमी से नहीं डरता। पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता है नरेंद्र मोदी से। पाकिस्तान में सिर्फ कल की तारीख नहीं चल रही है, कल वर्ल्ड कप के फाइनल की चर्चा तो है ही, इससे भी ज्यादा चर्चा है 3 दिसंबर की, जब 5 राज्यों में चुनाव के नतीजे आएंगे। मोदी का नाम सुनकर पाकिस्तान इतना घबराता क्यों है? इसका ट्रेलर आज इस्लामाबाद में भी दिखा और रावलपिंडी में भी दिखा। यह रिपोर्ट देखिए। भारत में चुनाव है तो पाकिस्तान में क्यों तनाव है? मोदी से क्यों डर रहा है पाकिस्तान? इंडिया अग्रेसिव क्यों हो रहा है? मोदी दोवाल ये क्या कर रहे हैं? ये वो एक था टाइगर चल रहा है। पाकिस्तानी क्यों मांग रहे हैं मोदी की हार की मन्नत? लेकिन ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अगर केजरीवाल दिल्ली में कर सकता है। मोदी के हिंदुत्व से पाकिस्तान को कौन सा दर्द? हम इंडिया को कहते हैं कि इंडिया सेकुलर क्यों नहीं होता, वहाँ पर हिंदुइज्म को खत्म क्यों नहीं किया जाता, कि यहाँ पर फिर हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बड़ा जुल्म होता है। ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव यानी दिल्ली की सत्ता का सेमीफाइनल। इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट, विरोधी एकजुटता और मोदी लहर, सब का सब 3 दिसंबर को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना है। और इन नतीजों के लिए सारे सियासी योद्धा अपने अपने तरकश के सारे तीर दनादन छोड़ रहे हैं। बीजेपी का पसंदीदा तीर पाकिस्तान है। इस राजस्थान की चुनाव के ऊपर और ऊपर से टोंक के चुनाव के ऊपर लाहौर की भी नजर है कि पीएफआई के लोगों को शरण कौन देता है। पीएफआई के लोग पकड़े जाते हैं, उनको रोटी कौन खिलाता है? टोंक में बैठे वाले लोग खिलाते हैं। तो यहाँ तो लाहौर की भी नजर है भाइयों। हमको देखना पड़ेगा कि उस दिन 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए कि पीएफआई के दलालों को यहाँ पर बैठने की जगह देने वालों को मिलेगी नहीं मिलेगी। बीजेपी क्यों कह रही है कि अगर वो हारी तो लड्डू लाहौर में बटेंगे? बीजेपी नेता विधानसभा चुनाव को पाकिस्तान से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? दरअसल बीजेपी जो कह रही है वो ना तो कोई रॉकेट साइंस है, ना कोई जटिल फॉर्मूला। पिछले 1 महीने में पाकिस्तान के अंदर चल रही हलचल को गौर से देखें तो समझ आ जाएगा कि पाकिस्तान किस कदर हिंदुस्तान और मोदी सरकार को लेकर बेचैन, हैरान और परेशान है। मानो अगर जहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जहाद के लिए तैयार हो, गज़वा इनके लिए तैयार हो। और हमास सारी दुनिया को बता सकती है तो मोदी को समझ आ गई है। दूसरा नंबर कश्मीर का है। हमेशा हिंदू बनिए को भी शिकस्त होगी और इसराइल को भी शिकस्त होगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आज अगर फलस्तीन के लिए हम उठेंगे तो इंशाअल्लाह फलस्तीन और कश्मीर की आजादी का दिन एक हो जाएगा। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से एक न्यूक्लियर ताकत है और हिंदुस्तान हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। अल्लाह ताला के फजल करम से उनकी मैली आंख निकाल कर पांव तले रोनने की पाकिस्तान के पास ताकत है। मोदी तो खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है। मोदी के मुकाबले में पाकिस्तान के हुक्मरान में ये जरूरत क्यों नहीं कि वो खुलकर कह सके कि हम गज़ा के मुसलमानों के सारा बसारा खड़े। जब से भारत में मौजूदा चुनावी सीजन शुरू हुआ तभी से 3 बड़ी हलचलें हुई। पहला ये कि हमास का इजराइल पर हमला हुआ, दूसरा ये कि पाकिस्तान में अनजान गनमैन की दहशत तेज हो गई, और तीसरा ये कि G20 बैठक में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर मुहर लग गई। इन तीनों घटनाक्रम में मोदी सरकार के प्रोएक्टिव रोल ने भारत को पूरी दुनिया के सेंटर स्टेज पर खड़ा कर दिया। पाकिस्तान में आग लगने के लिए इतना पेट्रोल काफी है।
जो बाइडेन से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा और उसके हवारियों से ज्यादा और अरब खयानतकारों से ज्यादा इस वक्त बौखलाहट जिस इंसान पे तारी है वो तुम्हारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी है। इसकी नब्ज थम नहीं रही है, इसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसको साफ नजर आ गया है कि अगर हमास दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फौज और इतनी चालाक इंटेलिजेंस को गाफिलगीर करके और उनके घरों में जाकर उनके जनरलों को गिरबान से पकड़ के घसीट के कैदी बनाकर सारी दुनिया को बता सकती है कि हम तुम्हें जिल्लत की नाक रगड़ेंगे तुम्हारी, तो मोदी को समझ आ गई है। दूसरा नंबर कश्मीर का है। हिंदुस्तान का हर बच्चा जब तक नाअमन नहीं हो जाता, जब तक मोदी का पूरा लश्कर नाअमन नहीं हो जाता, कश्मीर आजाद नहीं होगा। पाकिस्तान के नेता मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान के मौलाना मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया मोदी के खिलाफ आग उगल रहा है और पाकिस्तान के कट्टरपंथी भी मोदी के खिलाफ आग उगल रहे हैं। सबका मकसद एक है, किसी भी तरह भारत से मोदी सरकार की विदाई हो जाए। आज मोदी जी को क्या हो गया? वो क्यों इतना तब्दील हो गया है कि अपने असलाफ को छोड़ गया है, अपनी तारीख को छोड़ गया है, उसकी नफ़ी कर रहा है। सो इस एतबार से इंसाफ का रास्ता लिया जाए। इलेक्शन सीजन हमारे ऊपर आ गया है। 2 और इलेक्शन हमारे खित्ते में हो रहे हैं। एक बांग्लादेश में जनवरी में इलेक्शन है और एक इंडिया में जिसमें कुछ महीनों बाद इलेक्शन है। अब वो इलेक्शन कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं? क्या कोई सिमिलैरिटीज हैं? क्या कोई डिफरेंसेस हैं? क्या हम कुछ लेसन्स लर्न कर सकते हैं उन दोनों इलेक्शन से? नवाज शरीफ की तो हम बात रोज ही करते हैं, मगर इंडिया की बात कम करते हैं। इंडिया में इलेक्शंस तो हो ही रहे हैं, हमें पता है, और हमें यह भी पता है कि मोदी गालिबन जीतेंगे, मगर इंडिया राइज भी कर रहा है। मुझे ताज्जुब है इंडिया के मीडिया पे कि उसको इतनी तकलीफ क्यों हुई है। उसकी चीखो पुकार से ऐसा लगता है जैसे कि हमने जलसे नहीं किए, जैसे हमने इंडिया पे कोई हमला कर दिया हो। पाकिस्तानी मौलाना, नेता, फौज और मीडिया तो छोड़िए, उनसे किसी और बात की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी भी मोदी से नफरत का एजेंडा लेकर टीवी चैनलों और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आग उगल रहे हैं। पूर्व क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी का चंद महीने पुराना बयान भारत में चुनावों के वक्त फिर से वायरल होने लगा है। सवेरा, आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई उम्मीद नहीं रख सकते कि वो कोई ऐसी चीज़ करेंगे जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, और वो नुकसान ही देंगे। फ़ायदे वाला काम, फ़ायदे वाली कोई चीज़ मुझे उनसे नज़र नहीं आती। पता चल जाता है काफ़ी अरसे से वो भी प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान में बैठे जिहादी और आतंकी सरगनाओं की सिलसिलेवार हत्या को लेकर भी पाकिस्तान में भारी बेचैनी है। सिर्फ नवंबर महीने में 4 आतंकी कत्ल किए जा चुके हैं और साल 2023 में उनकी कुल तादाद 15 हो चुकी है। भारत सरकार या किसी एजेंसी ने अब तक इन ऑपरेशन के बारे में कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और मोदी सरकार का खौफ पसर गया है। कांग्रेस ने देश को समस्याएं ज्यादा दी। ये जो आतंकवाद की समस्या है, अलगाववाद की समस्या है, ये सब कांग्रेस की देन है। कांग्रेस समस्या देती रही है। मोदी जी ने 9 वर्ष के अंदर इन समस्याओं के समाधान का रास्ता निकाला है, इनका रास्ता निकाला है। आज कोई दुश्मन भारत की सीमा में घुस करके आतंकी कृत्य करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसे मालूम है भारत के बहादुर जवान उसकी मांद में घुस करके वो पाताल लोक से भी इसे निकाल बाहर कर देंगे। पाकिस्तान में यह थ्योरी चल रही है कि भारत सरकार ने बेहद आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। मोदी और डोवाल की लीडरशिप में भारत की पहुंच पाकिस्तान के अंदर तक हो गई है और भारत अब अपने दुश्मनों पर पलटवार करने लगा है। मौजूदा विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मोदी के 3 ट्रम्प कार्ड हैं। पहला है आतंकवाद पर नकेल, दूसरा कश्मीर से धारा 370 का खात्मा और तीसरा है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण।
इन तीनों मुद्दों पर ही पाकिस्तान को जबरदस्त ऐतराज है। हमारा सरकार बनेगा, सबको रामलला का मंदिर दर्शन के लिए हम अयोध्या लेके जाएगा। ये बीजेपी का घोषणा पत्र में भी ये बोला गया है। भाई और बहनों, मोदी जी ने बताया था कि सरकार आने से हम 370 धारा हटा देगा, जम्मू कश्मीर को देश का साथ विलय कर दूंगा। आज आप बोलिए, मोदी जी ने 370 धारा हटाया कि नहीं हटाया? कांग्रेस का समय में क्या बोले थे? भाई 370 धारा हटाएगा तो देश में गड़बड़ी हो जाएगा, राम मंदिर बनेगा, देश में गड़बड़ी हो जाएगा। कुछ भी गड़बड़ी नहीं हुआ, इसलिए हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, इसीलिए किसी का हिम्मत भी नहीं हुआ कुछ भी गड़बड़ी करने के लिए। आतंकवाद और कश्मीर को लेकर तो पाकिस्तानी कमेंटरी आए दिन सुनने को मिलती रहती है, लेकिन राम मंदिर को लेकर पाकिस्तान में क्या चल रहा है, इसका नमूना पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांदाद का एक पुराना बयान है, जो चुनावों के वक्त फिर से वायरल हो रहा है। भारतीय के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब ने एक बड़ा अच्छा काम किया है और उनके लिहाज से अच्छा है, हमारे लिहाज से तो नहीं है, मगर मैं उसकी डीप में गहराइयों में जाके अब आपको बताता हूँ कि एक मस्जिद को मंदिर बनाया है, तो इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि जो भी उस मंदिर में जाएगा वो मुसलमान बन के निकलेगा। उसके अंदर मत, क्योंकि हमारी जड़ें हमेशा रहती हैं। हमारे बुजुर्गान दिनों में जहाँ पर भी अगर तबलीग की है, वहाँ पर आपने देखा कि वो चीज़ें हैं वहाँ से जन्म लेती हैं। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि ये आपने काम तो गलत किया, मगर लोगों को नहीं समझ आएगी। इंशाअल्लाह मुझे पूरा ईमान है मेरे रब के ऊपर कि इंशाअल्लाह यहीं से जो मुसलमानों की तंजीमें जो हैं वो उठेंगी। मोदी से ऐसी कुड़न लेकर बैठे पाकिस्तान की उम्मीदें यही है कि उनके विरोधी किसी भी तरह उन्हें पटखनी दे दें तो पाकिस्तान की जान में जान आ जाए। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो या केजरीवाल, मोदी का हर विरोधी पाकिस्तान में हिट है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान करते हुए कहा है कि इक़्तिदार में आकर 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। ये हमारे पड़ोस में केजरीवाल ने करके दिखाया है ये सारा कुछ, तो व्हाई कांट दे डू इट? ओ भाई, अगर केजरीवाल कर सकता है तो एक लजपाल बंदा क्यों नहीं कर सकता? अगर ये इस पोजीशन में आते हैं तो जो केजरीवाल कर सकता है ये कर सकते हैं। जिन्होंने बहुत कुछ, पहले ख्वाब होते हैं लोगों के, मुझे नहीं पता जब असल में आएंगे तो क्या पता चलेगा, लेकिन ये अनअचीवेबल टारगेट नहीं है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं, अचीवेबल है। इस बुनियाद पे इस बात को आप रिजेक्ट कोई ना करे कि ये अनअचीवेबल टारगेट है, तो अचीवेबल है। मैं और कुछ नहीं कर रहा ना, मैं कमिट कर रहा हूं भाई कल पकड़ के मुझे जूते मारो ना, लेकिन ये अचीवेबल टारगेट है। अगर केजरीवाल दिल्ली में कर सकता है तो फिर लाहौर में भी बैठ के लोग कर सकते हैं। 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमलों ने पूरी दुनिया को 2 गुटों में बांट दिया। एक तरफ कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं जो हमास के हमले को जायज बता रही हैं, तो दूसरी ओर वो देश हैं जो हमास के हमले को आतंकी हमला मानने में कतई नहीं हिचक रहे हैं। भारत इन देशों में सबसे आगे है, लेकिन भारत में कुछ कट्टर इस्लामिक संगठन मोदी सरकार के इस रुख का विरोध कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इन्हीं संगठनों का टेप बजाकर कश्मीर का दुखड़ा रोया जा रहा है। हमास भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो अपने फौरन आपको, जिस तरह हिज़्बुल मुजाहिदीन मकबूजा जम्मू और कश्मीर में एक्टिव थी, लेकिन क्या किया जाए कि अमेरिका ने भी उसको भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया 2017 में। 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन ने या हमास ने हमला किया इसराइल पे, और तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस हमले को दहशतगर्दी करार दे दिया। भारत मुसलमान दुनिया के साथ नहीं खड़ा, वो एक्चुअली खड़ा है इसराइल के साथ, उनके मजालिम के साथ, उनकी रियासी दहशतगर्दी के साथ। इसराइल और भारत के दरमियान बड़े गहरे मरासिम हैं या पिछले और हर स्फेयर में हैं। तो जो इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ किया वो अब भारत कश्मीर के साथ करने जा रहा है। तो हमें अब थोड़ा सा वॉचफुल रहना है और देखना यही है कि भारत कश्मीर में क्या करता है।
पाकिस्तान की जिहादी मानसिकता और जिहादी एजेंडे का सबसे बड़ा रोड़ा फिलहाल भारत और भारत की मोदी सरकार है। भारत की कोशिशों के चलते पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ गया है। किसी भी बड़े ग्लोबल फोरम में उसकी मौजूदगी नहीं है। IMF से कर्ज पाने की उसकी कोशिशें भी मुश्किल में पड़ रही हैं और FATF की पाबंदियों की तलवार सर पर लगातार लटकी है। तो ये बहुत से लोग भारत में कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारी तरफ जो आ रहा है वो कोई मोहब्बत या दोस्ती या कोई सबक सीख के नहीं आ रहा, बल्कि मुश्किल में फंसा हुआ इसलिए आ रहा है। सच्चाई तो यही है सर, सच्चाई तो यही है। वरना उससे पहले तो हम बहुत तंग करते रहे, उससे पहले हम उनको इनको अगर हमने अकोमोडेट कर दिया और ये दोबारा से ताकतवर हो गए तो ये फिर से हमला कर देंगे। ये इन सर का कहना है कि हमसे कहीं गुना ज्यादा मजबूत आज मोदी की हुकूमत होगी, मोदी हमसे ज्यादा मजबूत हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या हम पावरफुल हैं या फिर मोदी पावरफुल ज्यादा हो गया? मोदी पावरफुल है हो गया जी। साढ़े ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇ बड़ा फर्क है। पाकिस्तान में भारत और मोदी सरकार को लेकर कैसे ऊपर से नीचे तक नफरत बोई जाती है, इसका नमूना देखना हो तो इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए जो भारत में एटम बम का धमाका और कत्लेआम करना चाहते हैं। हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसका नाम सुनते ही पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है? इसको तो न्यूक्लियर वेपन से वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए। जो हमारा न्यूक्लियर वेपन है पाकिस्तान का, जो उनके पास है न्यूक्लियर पावर है, वो उनको वहाँ पे टेस्ट करनी चाहिए। इंडिया के बारे में आपको और क्या बताया गया है? कैसा मुल्क है इंडिया? इंडिया बड़ा बगैर मुल्क है, उधर हमको जाने दो, हम लाशें बिछा देंगे उनकी। होए क्यों इंडिया के बारे में ऐसे अल्फाज क्यों बोल रहे हो? क्या बिगाड़ा इंडिया ने आपका? इंडिया ने हमारा बड़ा कुछ बिगाड़ दिया है। हालांकि साल भर से आटे के लिए धक्के खाने वाले गरीब और नौकरी पेशा पाकिस्तानी अपने एटम बम की हकीकत जानते हैं और ये भी जानते हैं कि भारत के लिए मोदी का मतलब क्या है। छोटी मोटी नौकरियों के लिए पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले ये लोग अपनी हालत का जिम्मेदार उन हुक्मरानों को मानते हैं जो 75 साल से पाकिस्तानियों के खून की एक एक बूंद निचोड़ने में लगे हैं। तो मोदी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, तो एक तो सबसे पहले आप उनके लिए प्रार्थना किया करो, दुआ दिया करो। हमारा हाल देख लो, पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया। सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी है और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। वो भी क्यों है? वो मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया, ना जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता अपने मुल्क को। अभी G20 भी गया तो पूरा अरब उन्होंने मानो कि अपने साथ अटैच कर लिया। खुद पाकिस्तान में भी लंबे इंतजार और फौजी रूल के बाद 8 फरवरी को चुनाव है। पाकिस्तान को दोबारा लूटने की हसरत लेकर नवाज शरीफ भी चुनावों के लिए 4 साल बाद लंदन से लौट आए हैं। पाकिस्तानियों के सामने सिर्फ 2 ऑप्शन हैं, पुराने चोर लुटेरे नेताओं को फिर से चुने या कट्टरपंथी जिहादियों की सरकार बनाएं। वैसे भी सरकार चाहे जिसकी बने, चलाना तो फौज को ही है। इधर राजस्थान में योगी की ताबड़तोड़ सभाएं हुई। इनमें जो भीड़ योगी को सुनने आई, क्या आपने उसे देखा? ये ट्रेंड उत्तर प्रदेश वाला है। चुनावी रैलियों में योगी की सबसे ज्यादा डिमांड है। राजस्थान में आज योगी के प्रचार की पिच क्या थी? योगी के आने के बाद राजस्थान में क्या क्या बदला है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या योगी सबसे बड़े गेम चेंजर हैं? क्या योगी हारी हुई बाजी जिता सकते हैं? क्या योगी चुनाव का पूरा गेम बदल सकते हैं? बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। एमपी, छत्तीसगढ़ या अब राजस्थान, हर कैंडिडेट अपने इलाके में उनकी एक रैली कराना चाहता है, क्योंकि योगी इस दौर के ऐसे लीडर हैं जो पब्लिक का मानस बदलने की ताकत रखते हैं। मध्य प्रदेश में आखिरी हफ्ते में योगी ने 14 रैलियां और 2 रोड शो किए। उन्हें ग्वालियर चंबल संभाग में उतारा गया, जहां 34 विधानसभा सीटें हैं।
2018 में कांग्रेस ने यहां 26 सीट जीती थी। बीजेपी को सिर्फ 7 सीट मिली थी। कांग्रेस को घेरने के लिए ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी ने इस बार योगी को मोर्चे पर लगाया। छत्तीसगढ़ में आखिरी 2 दिन में योगी ने 6 रैली और 1 रोड शो किया। अब योगी राजस्थान में हुंकार भर रहे हैं, जहां 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजस्थान में मुस्लिम वोटर 10% हैं और हिंदू वोटर करीब 90%। लिहाजा योगी राजस्थान के रण में कांग्रेस की सबसे कमजोर नस्ल तुष्टीकरण पर सबसे तीखा हमला बोल रहे हैं। योगी गहलोत से पूछ रहे हैं, राजस्थान में ये कैसा कानून है कि हिंदू के मरने पर 2 लाख और मुसलमान के मरने पर 20 लाख का मुआवजा दिया जाता है। इस तरह राजस्थान में 90% हिंदू वोटर को योगी कनेक्ट कर रहे हैं। ये चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, राजस्थान के साथ साथ हमारे देश के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को खुशहाल बनाने का चुनाव है। उसकी आधारशिला इस चुनाव के माध्यम से हम सबको रखनी है। और राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। यहां तो कन्हैया लाल तेली की हत्या कर दी जाती है और बर्बर तरीके से कर दी जाती है, सरकार मौन। बेटियों के साथ जो निर्मम घटनाएं घटित होती हैं, अभी देवजी भाई पटेल बता ही रहे थे, सरकार मौन। यहां दोहरे कानून है, दोहरे कानून है। यहां पे हिंदू मरेगा तो मुआवजा 2 लाख रुपए पर मुश्किल से निकलता है, और मुस्लिम मरेगा तो 25 लाख रुपया मिल जाएगा। भाइयों बहनों, ये कैसी सरकार, ये भेदभाव करने वाली सरकार। योगी का बुलडोजर मॉडल सुपरहिट है। एमपी छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी बाबा के बुलडोजर मॉडल की खूब चर्चा है। क्यों राजस्थान के लोग योगी के बुलडोजर मॉडल पर फिदा हैं? दरअसल बुलडोजर माफिया राज के अंत का प्रतीक है। बुलडोजर गुंडा टैक्स देने वालों को सबक सिखाने का सिंबल है। बुलडोजर भूमाफिया नकल माफिया की गर्मी शांत करने का प्रतीक है। योगी ने राजस्थान के लोगों को 2017 से पहले वाले यूपी की याद दिलाई, जब गुंडा माफिया का पूरा सिंडिकेट काम करता था। तब उनकी गर्मी शांत करने के लिए महाराज बुलडोजर लेकर आए। उन्होंने आरोप लगाया, बीते 5 साल में राजस्थान भी माफिया राज के शिकंजे में है। उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर की जरूरत है, लेकिन माफियाओं पर बुलडोजर तभी चलेगा जब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। राजस्थान में तो और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने। यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे, 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे। कांग्रेस भी मानती है कि माफियाओं को बुलडोजर का सबक लंबे दिनों तक याद रहता है, लेकिन वो बुलडोजर का नाम लेने की बजाय इसे जेसीबी कर रही है।
बुलडोजर नहीं है, वो जेसीबी होती है। जेसीबी बुलडोजर। आओ, आजकल सारी ऐसी मशीनें बुलडोजर ही कहलाती हैं। वो एक ये प्रचलन चल गया है राजस्थान में कई जगहों पे कि कुछ लड़के जेसीबी पे बैठ जाते हैं, फिर फूल वूल बरसाते हैं उसमें। ये रिसेंट फिनोमेना है, अभी हाल ही में शुरू हुआ है, लेकिन मेरे यहाँ नहीं, कई जगह होता है, ऐसा नहीं है राजस्थान में, मेरे जिले में हर जगह ऐसा हो रहा है। योगी बाबा के तर्कश में तुष्टीकरण, बुलडोजर के अलावा तीसरा बड़ा मुद्दा राम मंदिर का है। योगी अपनी हर रैली में राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं और जनता से पूछते हैं, अगर दिल्ली और यूपी में कांग्रेस की सरकार होती तो क्या करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक राम मंदिर साकार हो पाता? कांग्रेस क्या राम मंदिर बना पाती? तो ये कांग्रेस न विकास करा सकती है, न रोजगार दे सकती है, न भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सकती है, तो फिर क्यों चुनते हैं इसको बार बार? ये राम मंदिर भी नहीं बना सकती, आस्था का सम्मान भी नहीं कर सकती। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, योगी सिर्फ कहते नहीं करके दिखाते हैं। ये झांसी की तस्वीर है और जमीन पर पड़े शार्प शूटर का नाम है राशिद कालिया। यूपी एसटीएफ और योगी की पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर में उसका राम नाम सत्य हो चुका है। राशिद कालिया शातिर सुपारी किलर था। 3 साल पहले उसने कानपुर के चकेरी में बीएसपी नेता पिंटू सेंगर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यूपी पुलिस ने उस पर 1.25 लाख का इनाम घोषित किया था। राशिद कालिया पर कानपुर और महोबा के 10 थानों से ज्यादा में आपराधिक केस दर्ज थे। वो झांसी में एक और सुपारी किलिंग के इरादे से आया था, लेकिन सामने यमराज खड़े थे और फिर वही हुआ जो यूपी में हर अपराधी के साथ होता है। लेकिन बाड़मेर में योगी ने पूछा, कन्हैयालाल के कातिलों का क्या हुआ? राजस्थान में बहन बेटियों की सुरक्षा क्यों नहीं मिल रही? उन्होंने आरोप लगाया, राजस्थान में सत्ताधारी दल के नेताओं की अपराधियों से सेटिंग है। अब इस सेटिंग को समाप्त करने का वक्त आ गया है। ये सरकार यहाँ पे उपद्रवियों पर और कर्फ्यू पर भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। देखो, यूपी में पिछले 6.5 वर्ष से बीजेपी की सरकार है, और जिस उत्तर प्रदेश में उससे पहले हर दूसरे दिन दंगा होता था, 6.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ है। आज यूपी में दंगा नहीं होता है। आपने देखा होगा यहाँ कन्हैयालाल तेली की हत्या कर दी गई थी, कैसे निर्मम बर्बर हत्या हुई थी। बेटियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, कैसे हो रहा है, और कांग्रेस के नेता बहुत सारे मामलों में स्वयं संलिप्त पाए जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इन सब घटनाओं से मुक्ति चाहिए, देश की समस्या का नाम कांग्रेस है, और अगर देश की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो कांग्रेस को हटा दीजिए, समाप्त कर दीजिए। यूपी में हलाल के कितने दलाल, हलाल सर्टिफिकेट कौन बांट रहा? देश में बहुत दिनों से हलाल के नाम पर बड़ी साजिश चल रही थी। धर्म विशेष को सामान बेचकर मुनाफा कमाने के लिए हलाल का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा था। अभी तक आपने नॉनवेज आइटम में हलाल का जिक्र सुना होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात है कि तेल, साबुन, नमक, मिर्च, मसाला, मेवा सब में हलाल का लेबल चिपकाया जा रहा था। कुछ कंपनियां दावा कर रही थी कि उनके पास हलाल का सर्टिफिकेट है, लिहाजा मुस्लिम लोग हलाल का सामान ही खरीदें। लेकिन हलाल के इन दलालों का पाला अब यूपी में बुलडोजर बाबा से पड़ गया है। लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हो गई है। शैलेंद्र शर्मा नाम के एक शख्स ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर में कुछ कंपनियों और मालिकों के अलावा 4 मुस्लिम संगठनों के नाम हैं। इनमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई के नाम है। इसके अलावा अज्ञात उत्पाद कंपनियों, मालिकों और प्रबंधकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाले दलालों का मकसद राष्ट्र विरोधी षड्यंत्र रचना, आतंकवादी संगठनों की फंडिंग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल संगठनों को चंदा, जन आस्था के साथ खिलवाड़ कर दंगा कराने की साजिश हो सकता है। लिहाजा इसकी सख्ती से जांच की जाए और पता लगाया जाए कि इन्हें साबुन, तेल और मसाला जैसे प्रोडक्ट के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का लाइसेंस कहां से मिला है। वर्ग विशेष की संस्थाएं हैं, वर्ग विशेष द्वारा बनाई हुई संस्थाएं हैं जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं और सर्टिफिकेशन जारी करके उनको प्रेरित करती हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सर्टिफिकेशन लेने के लिए पैसा जो आता है वो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में, देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग होता है उसका पैसा। भारत सरकार अलग अलग संस्थाएँ हैं जो उनको प्रमाणित करते हैं कि ये शुद्ध हैं, ये इतने दिन में एक्सपायर होंगी, वो तो एक भारत सरकार की संस्थाएँ हैं ना, उस पर ट्रस्ट है, वो सबके लिए है। लेकिन ये तथाकथित संस्थाएं धन विशेष की अगर ये ऐसा जारी करने लगेंगे, कल तो बहुत लोग जारी करने लगेंगे, तो ये देश हित में नहीं है। संज्ञान लिया है तो जांच में तेजी आएगी, और जांच में तेजी आएगी तो जो दोषी हैं, जो संस्थाएं हैं, उन पर कार्रवाई होगी। यही है कि कार्रवाई हो और जो हो तो ये किसी प्रकार की रोक लगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग में अब महज एक हफ्ते का वक्त रह गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में जीत की जिम्मेदारी पूरी तरह अशोक गहलोत को सौंप रखी है। गहलोत भी अपनी 7 गारंटियों को लेकर उत्साहित हैं और उन्हें भरोसा है कि जनता एक बार फिर उनकी सरकार बनाएगी। अशोक गहलोत अपनी बात को जनता तक पहुंचाने के लिए गारंटी यात्रा निकाल रहे हैं। इसी दौरान इंडिया टीवी संवाददाता मीनाक्षी जोशी ने अशोक गहलोत से हर मुद्दे पर बात की। गहलोत के बेटे के खिलाफ ईडी की जांच, बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हमलों और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों पर अशोक गहलोत ने डिटेल में जवाब दिए। अशोक गहलोत का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अब आइए हम आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। राजस्थान में इस वक्त चुनावी यात्राएं चल रही हैं। ऐसा कोई नेता है नहीं जिसने राजस्थान की यात्रा की ना हो, और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी इस वक्त गारंटी यात्रा निकाल रही है। गारंटी क्या सरकार में दोबारा वापसी की है? क्या राजस्थान में ट्रेंड बदलने वाला है? चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मौजूद हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। इतने व्यस्त शेड्यूल में से आपने समय निकाला। अशोक जी, आप वाकई में बहुत बड़े जादूगर हैं, और मैं ये क्यों कह रही हूं, हमारे हाथ में भी उंगलियां 5 होती हैं, लेकिन आपने तो 7 गारंटी दे दी है। ये 7 का नंबर ही क्यों? जब शादी होती तो फेरे कितने होते हैं? जब शादी होती तो कितने 7 फेरे होते हैं? वो बिल्कुल पवित्र माने जाते हैं, पावन फेरे होते हैं 7। तो 7 के नंबर समझ लीजिए उसी ढंग से रखे होंगे। पर 7 गारंटी बहुत इम्पोर्टेंट है, सातों बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है, वेलकम किया है, घर घर पहुंच रही गारंटी कार्ड, और मिस कॉल दे रहे हैं। अभी तक 76 लाख लोगों ने मिस कॉल दे दिए होंगे। एक एक करके एक गारंटी पर बात करती हूँ। गृह लक्ष्मी गारंटी, आपकी सरकार ये गारंटी दे रही है कि परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये गारंटी ये दिमाग में कहाँ से आई? मानो एक महिला का सम्मान बढ़ाने की बात है। सम्मान बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि नहीं दे रहे हम लोग, भारत सरकार देगी 6,000 रुपए की, तो हम 10,000 दे रहे हैं महिला का सम्मान बढ़ाने के लिए। और गोधन गारंटी, अब बीजेपी तो ये कहती है कि वो सबसे बड़ी गौ सेवकों की पार्टी है। गायों की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, ये क्रेडिट हमेशा वही लेती आई है। आपने वो क्रेडिट भी उनसे ले लिया, आपने गोधन गारंटी भी दे दी। देखिए, उसमें तो उनका बोलना बंद हो गया, क्योंकि जो गायों के लिए हमने किया है ना, हमने अलग विभाग बना दिया गायों का, जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं था। नंबर 1। नंबर 2, गौशालाओं को जो अनुदान देते हैं उन्होंने दिए 500 करोड़ 5 साल में, वसुंधरा के वक्त में हमने दिए 3,000 करोड़ रुपए दिए गौशालाओं को। नंबर 3, लंबी रोग में गाय मर गई थी, हमने प्रति गाय 40,000 रुपए दिए हैं पशुपालकों को, जो हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं मिला होगा। आगे बीमा कर रहे हैं गायों का, भैंसों का, पशुओं का, दूध का प्रति परिवार। तो गायों को लेके जो हमने काम किया
वो भी मिसाल है। और अब गोधन योजना लेके आए हम लोग गारंटी के रूप में, जो छत्तीसगढ़ में है वैसे ही, कि आवारा पशु के रूप में घूमती है गलियों के अंदर, दुर्घटना होती है, मर जाती है, गाय मर जाती है, कभी मनुष्य मर जाता है, तो उससे बाड़ों में रखो, चारा मिले उनको आराम से, पानी पीने का मिले, और दुधारू पशु तो घर ले जाओ अपने, शाम को सुबह वापस आके छोड़ दो, तो गलिए में गाय नहीं घूमेगी अब। और गोबर खरीदेगी सरकार 2 रुपये किलो से, तो उसके खाद बनेगा, बायोमास बनेगा, वो काम आएगा। अच्छी योजना थी, हमने अडॉप्ट करी उसको गारंटी के रूप में। बात आती है गैस सिलेंडर की भी। केंद्र सरकार ये कहती है हम तो 600 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और राजस्थान सरकार ये कहती है हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर कर रहे हैं। ये कौन सी मैथ्स है? एक 600 में, एक 500 में, किसकी योजना अच्छी है? अब आप तो कहेंगे आप ही की अच्छी है, लेकिन ये 500 में कैसे आप देंगे? देखिए 1150 रुपये में गैस मिल रहा था पहले, 200 रुपये सब्सिडी दी थी सरकार, भारत सरकार। तब हमने आज से सालों पहले किया था 500 रुपये में। बहुत महंगाई बहुत ज़्यादा है और महिलाएं खरीद नहीं पा रही थी गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना वाली महिलाएं, उनके लिए हमने किया पहले। अब हम गारंटी दे रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं उसका, 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को। जो NFA में महिलाएं आती है उन सबको हम लोग 500 में से देंगे, अब देंगे हम लोग। तो केंद्र सरकार तो यही कह रही है ना कि देखिए आप तो हमारी योजनाओं से अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भविष्य की सोच रखते हैं, वो आगे की योजनाएं बनाते हैं, ठीक वैसे ही अशोक गहलोत जी भी अब यही कर रहे हैं। वो विजन 2030 की बात कर रहे हैं। 2030 की बात हमने करी है, मिशन 2030। राजस्थान भी 30 तक कम से कम देश के अग्रणी राज्य की श्रेणी वो भी आ जाए। तो हमने 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने ऑफलाइन ऑनलाइन व्यूज दिए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट तैयार हुआ हमारा खुद का, आने वाली पीढ़ियों का काम भी आएगा वो। तो बाकायदा हमने पूरी तैयारी कर रखी है उसकी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने केंद्र सरकार मोदी जी जो आगे की सोच रखते हैं वहां से ये सोच आ गई, जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगाती है कि आपने अडॉप्ट कर लिया उनका विजन। अब पता नहीं कौन किसका विजन अडॉप्ट कर रहा है, मैं इस पे तो बहस नहीं करना चाहता। मेरा मानना है कि हमने कोरोना में भी शानदार काम किए, उस वक्त भी हमारे SOP पहले निकलती थी, बाद में SOP निकलती थी केंद्र सरकार की, तो इसमें मैं बहस भी नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा है जो भी पहल करता है, अच्छी बात है, योजना अच्छी होनी चाहिए। पहल कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं, वेलकम करना चाहिए। हम बात करेंगे 25 लाख के स्वास्थ्य बीमा की भी। ये जो चिरंजीवी योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से तो आप डंके की चोट पर 5 सवाल पूछते हैं कि बताइए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा पूरे देश में क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप मोदी जी से जब ये सवाल पूछते हैं तो इसके पीछे आधार क्या है? क्योंकि वो लोग भी तो पहले से एक योजना चला रहे हैं, स्वास्थ्य की गारंटी वो भी दे रहे हैं, नाम भले ही अलग हो। ना वो 5 लाख के दे रहे हैं, 5 लाख के दे रहे हैं। 5 लाख में कुछ नहीं होता आज के जमाने के अंदर। हमने 25 लाख की एक आराम से हार्ट ट्रांसप्लांट हो, किडनी ट्रांसप्लांट हो, घुटने ट्रांसप्लांट हो, पूरा इलाज प्राइवेट सेक्टर में मिलने लग गया राजस्थान के अंदर। 25 लाख बहुत कंफर्टेबल है लोग, बल्कि दूसरे राज्यों में जाते हैं, चेन्नई गया है, बेंगलोर गए, कोई बॉम्बे गए, उनको हम अपना पैकेज वहाँ भी देते हैं, वहाँ तक देते हैं हम लोग। बहुत लिबरल रहा है और इसका बहुत वेलकम हो रहा है राजस्थान के अंदर। चिरंजीवी योजना हमारी सबसे पॉपुलर योजना है। हमने गारंटीज की बात कर ली, अब बात करेंगे मिशन 156 की। हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, इतना बड़ा आंकड़ा 156 का, कुछ थोड़ा ज्यादा नहीं है ये? देखिए 98 में हम लोग 156 पे आए थे, वही हमने आधार बनाया है कि उस वक्त आ सकते हैं तो अब क्यों नहीं आ सकते हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि हमने इतना अच्छे काम किए हैं तो जनता में अपना आशीर्वाद देगी। माई बाप तो जनता ही है। देखिए जनता चाहेगी तो सरकार बनेगी हमारी, ठीक है। और जनता का मूड इस बार लग रहा है रिपीट करने का सरकार को, क्योंकि जिस प्रकार से काम हुए राजस्थान में 5 साल, गुड परफॉर्मेंस हुई है, गुड गवर्नेंस दी है, कानून पास किए हैं, स्कीम लेके आए हैं, गारंटी दे रहे हैं, तो लोगों में कमेंट सुनते हैं हम लोग भी सरकार के खिलाफ कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है, बल्कि बीजेपी सहानुभूति रखने वाले ही बात बोलेंगे आपको।
आप पता कर लीजिए कहीं पे भी एक सी बात आएगी, गवर्नमेंट के खिलाफ में कोई पॉइंट हमारे पास नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ लोग वोट बीजेपी को देंगे हुए, तभी वो कहेंगे ना काम खूब हुआ है राजस्थान में। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत सारे पॉइंट है अशोक जी। अब जैसे भरतपुर में जब नरेंद्र मोदी रैली कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि इस बार जादूगर की जादूगरी नहीं चलेगी, इस बार वोट नहीं मिलेगा जी, यही उनका स्टेटमेंट था। अब बता दीजिए, वो अगर जादूगर तक आ गए हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने घबराए हुए लोग हैं। दिल्ली वाले लोग बहुत घबराए हुए हैं, बीजेपी के लोग, इसलिए वो जादूगर की जादूगर नहीं चलेगी तो वहां तक आ गए ये लोग। अब जादू तो 3 तारीख को मालूम पड़ेगा क्या होता है। अच्छा, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर मैं अभी 1 से 1.5 साल पहले थोड़ा पीछे जाऊं, वो आपके मंच पर आते थे, आपकी तारीफ करते थे, आपने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि भारत का मान सम्मान गौरव जो है विदेशों में जाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि कितना बढ़ रहा है। तो इतनी तारीफ करते करते इतनी कड़वाहट कैसे? कड़वाहट कहाँ है, कोई कड़वाहट नहीं है। हमारी तरफ से कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि प्रधानमंत्री पद की गरिमा के खिलाफ हो। वो जरूर कई कमेंट करते हैं जो उनके पद की गरिमा के खिलाफ होता है, ये मैं कह सकता हूँ। हम तो ध्यान रखते हैं इस बात का, आखिर प्रधानमंत्री रही देश के। वो प्रधानमंत्री जी तो 2 सवाल भी पूछते हैं आपसे। वो ये कहते हैं कि लाल डायरी में क्या है, लाल डायरी में कौन से काले राज हैं, और फिर वो पूछते हैं कि लॉकर खुल जाएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ अंदर हो जाएंगे। भाई, जब ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों एक्टिव है तो उनको रोका किसने है? वो सब जांच करवाए ना, कौन मना कर रहा है उनको? खाली पॉलिटिकल बोलना अलग बात है चुनाव जीतने के लिए, पर अगर कुछ लगता है उनको कुछ शिकायत है या कोई दम है तो जांच करवाए उसकी। सब एजेंसी इनके पास में है। और जब वो जांच के लिए ईडी की टीम भेजते हैं तो आप उसी ईडी की टीम को टिड्डी कह देते हैं। ये देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई तीनों प्रीमियर एजेंसी हमारी है तीनों, और तीनों की क्रेडिबिलिटी कायम रहेगी तो जाके इकोनॉमिक ऑफेंसेस रुकेगा देश के अंदर, देश का हित है उसके अंदर। उसी से जो है आप साथ में देखिएगा, अगर मान लीजिए इन तीनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी रहती है तो ही जाके आर्थिक अपराध भी रुकेंगे और साथ में जो है रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा इनकम टैक्स के माध्यम से। हम चाहेंगे तीनों एजेंसी मजबूत रहे, पर ये तीनों एजेंसियों को बर्बाद कर रहे हैं दुरुपयोग करके, खाली विपक्ष के नेताओं के भेज रहे हैं खाली ये बार बार। उससे क्या हुआ, इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, इनका इफेक्ट भी कम हो रहा है। वो लोग खुद भी समझ गए। अब कोई जाते हैं बहुत पोलाइटली बात करके आ जाते हैं वापस, कुछ नहीं करते वो लोग। क्यों? और ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि जो लंदन बैठे हुए लोग हैं आर्थिक अपराधी, क्या उसके बाद में नए आर्थिक अपराधी है ही नहीं देश के अंदर? उसकी तरफ कोई ध्यान जा ही नहीं रहा है। अभी वो एक कृषि मंत्री के बेटे का वीडियो आ रहा है, कोई गया उनसे पूछताछ करने के लिए? क्या हो रहा है देश के अंदर? मतलब एक तरफ आप कार्रवाई कर रहे हो, डराने के लिए, धमकाने के लिए स्टेटमेंट दे रहे हो, तो कब तक चलेगा ये? अच्छा, लेकिन कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके बेटे तक जांच आई है, कहीं ऐसा नहीं अगली जांच का दायरे में आप हो, मुख्यमंत्री हो? तो कानून अपना काम करे। ये हमें इसको इस रूप में लेना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। डर नहीं लगता आपको? मेरे को क्या डर लगता है? जिस आदमी जिंदगी में 1 इंच जमीन नहीं खरीदी हो, 1 ग्राम सोना नहीं खरीदा हो, तो मुझे क्यों डर लगेगा? अगर मोदी जी कहते मैं फकीर हूं तो मैं उनसे बड़ा फकीर हूं। वो तो ये कहते हैं कि गरीबी उन्होंने देखी है, वो जानते हैं गरीबी का दर्द क्या है। वो तो ये कहते हैं कि कांग्रेस के नेता तो सोने के चम्मच के साथ पैदा होते हैं, वो क्या जाने गरीबी क्या है। देखिए, सोने के चम्मच में पैदा होने का तो मुहावरा है, वो किसी के लिए यूज कर सकते हैं, बीजेपी नेताओं के लिए भी कर सकते हैं। उन बातों में कोई दम नहीं है, इन बातों में कोई दम नहीं है। पर जो अभियान छेड़े हुए हैं मोदी जी की गवर्नमेंट, वो बहुत खतरनाक है।
देश हित में नहीं है, एजेंसियों के हित में नहीं है। एजेंसियों की अगर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी तो देश बर्बाद हो जाएगा आर्थिक रूप से। ये समझ नहीं पा रहे कोई लोग। भेज रहे लोगों के यहाँ पर, क्या मतलब है? हाँ, कोई कॉन्क्रीट लगे, कोई आधार है तो भेजिएगा, जेल भेजिएगा, अरेस्ट करिएगा, प्रॉपर्टी सीज कीजिएगा, हम स्वागत करेंगे। नहीं, लेकिन ये जो गरीब वाली बात है, ये संघर्ष वाली बात है, अशोक जी, आपकी राजनीति का संघर्ष कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, एक मोटरसाइकिल बेचकर आपने राजनीति करनी शुरू की। उस दौर से लेकर यहाँ मुख्यमंत्री बनने तक और चौथी मर्तबा चुनाव लड़ने तक, थोड़ा बताएं। नहीं, देखिए, बचपन से मैं एनएसयू में आ गया था। यूनिवर्सिटी इलेक्शन लड़ा मैंने, उसके बाद में तब से लगातार पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कभी। और मैं अब कह सकता हूँ कि मैं संतुष्ट नहीं, अति संतुष्ट पॉलिटिशियन में हूँ मैं देश के अंदर और कांग्रेस के अंदर भी। तो फिर आप ये क्यों कहते हैं कि ये कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है? मैं तो कुर्सी छोड़ना चाहता हूँ, अगर आप इतने अति संतुष्ट हैं। तो इसके माने क्या हुआ? जो मैंने कहा उसका अर्थ निकालने वाले। मैंने कुछ सोच के ही कहा होगा। एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, 3 बार कहा है। पर पार्टी का हुक्म मेरे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। मुझे 3 बार केंद्रीय मंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट, 3 बार एआईसीसी महामंत्री बनाया मुझे। मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना और 5 बार मैं एमएलए बना। ये 6वां चुनाव मेरा। चुनाव तो 7वां है, एक चुनाव हारा हूं मैं असेंबली का, पहला चुनाव। तो इसलिए बहुत कुछ मैंने लंबा सफर तय किया है और मैं संतुष्ट हूँ पूरी तरह से। अशोक जी, जब देखिए, आप जोधपुर से हैं, मैं भी जोधपुर से आती हूँ, तो इसलिए जब जोधपुर पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर वो तुष्टीकरण का आरोप आप पर लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के राज में ना हनुमान जयंती ठीक से मनाई जा सकती है, ना राम नवमी की यात्रा ठीक से निकल पाती है। इसका जवाब आप कैसे देंगे? देखिए, जो ये आरोप लगा रहे, झूठे आरोप हैं, उससे नुकसान उन्हीं को है। पब्लिक तो यहाँ पे बैठी हुई है। अगर आरोपों में दम है तब तो उनको फायदा होगा आरोपों का। आरोपों में दम नहीं है मान लो तो नुकसान उनको ही होगा। भाई जनता कहे भी कौन सी हनुमान जयंती रोक दी, कौन सा जुलूस रोक दिया, तो जनता उनसे पूछेगी ना। मत लगाने वाला आरोप है, उन आरोपों को दम है तब तो उनको फायदा होगा कि भाई हमने सही आरोप लगाए हैं। अगर यहाँ की जनता देखेगी आरोप गलत है तो फायदा थोड़ी होगा, उनको नुकसान होगा। कोई दम नहीं आरोपों के अंदर। लेकिन मोदी जी तो यही कह रहे थे ना कि यहाँ तो सरतन से जुदा के नारे लग जाते हैं। ये तमाम जुमले उनके हैं, कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। बल्कि मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, मैं कर चुका हूँ कई बार कि लोग खुद ही बीजेपी के लोग ही थे। जो कुछ भी हुआ वो बीजेपी के सहानुभूति रखने वाले लोग ही थे, उनसे मिली भगत उन लोगों की थी। पता नहीं किस रूप में ये घटना क्यों हुई, पर उनके पीछे जो करने वाले थे वो तो वही लोग थे ना जो बीजेपी ने छुड़ाया लोगों को, थानों से छुड़वा दिया। उनके स्वागत किए इन लोगों ने जब ये बाहर जाके आए थे। तो ये तो दुनिया जानती है, इसलिए ये कहाँ इसको इश्यू बनाया इन्होंने। अब जाके चुनाव में बोल रहे हैं ये लोग। मोदी जी तो ये भी कहते हैं कि गरीबों का हक आपने नहीं दिया। ओबीसी को लेकर भी उनका कहना ये होता है कि ओबीसी समाज के लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाया, उन्हें वंचित बनाकर रखा। देखिए, मैं मोदी जी 7 क्वेश्चन कर रहा हूँ जो हमने यहाँ योजना बनाई है, उसका वो क्यों नहीं ध्यान दे रहे। अगर कोई राज्य सरकार अच्छा काम करे तो उसको अडॉप्ट करने में क्या दिक्कत है केंद्र सरकार को। नंबर 1, 25 लाख का बीमा क्यों नहीं कर रहे वो पूरे देश के अंदर। 5 लाख का बीमा ही क्यों? वो भी खाली सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आता है यूपी गवर्नमेंट में उन तक सीमित रखा उन्होंने। जबकि हमने क्या किया, पूरे प्रदेशवासियों के लिए बीमा किया है। गरीब अमीर कोई हो, ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है जो हमने किया है।
बाकी राज्यों में कोई 25% पे है, कहीं 22% पे, 5 लाख बीमा है। हमने यहाँ किया है पूरा 25 लाख का पूरे प्रदेश वासियों के लिए, नंबर 1। नंबर 2, ओपीएस लागू हमने किया मानवीय दृष्टिकोण से। एक कर्मचारी 36 साल के बाद उम्मीद करता है कि मुझे पेंशन तो मिलेगी ढंग से, उस पर वो क्यों नहीं विचार करते हैं। नंबर 3, 500 गैस सिलेंडर हम दे रहे हैं, वो क्यों नहीं गरीबों के लिए 500 रुपये कर दे, 400 कर दे। क्योंकि मैनिफेस्टो आया 450 लिखा उन्होंने राजस्थान के अंदर, 450 कर दे। राजस्थान में मैनिफेस्टो लिखवा दिया उन्होंने, तो जहाँ जो सरकार बीजेपी की है वहाँ तो वो करे 7 के अंदर। इसका मतलब खाली चुनाव के अंदर आप ये मुद्दा लेके आए हो, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए कि मैं केंद्र में सब कुछ 450 रुपये में सिलेंडर देंगे हम लोग, तब लिखने का हक था इनको यहाँ पर। नंबर 5 है जो हम 1000 रुपये देते पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, डिसेबल्ड पेंशन। आप तो पब्लिक लाइफ में ही रहते हैं, हमने ये सुना है कि आपके घर के द्वार भी हमेशा जनता के लिए खुले रहते हैं, तो जब इस तरीके से लोगों का प्यार मिलता है, एनर्जी मिलती है। बिल्कुल, एनर्जी का मेन वही कारण होता है, क्योंकि अगर आपकी मेंटलिटी है पब्लिक की मिलने की, उनकी बातें सुनने की, उनकी परेशानी दूर करने की, उनके सुझाव लेने की, तो आपको अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। आप मोदी जी से सवाल पूछे थे, आपने पेंशन को लेकर भी सवाल पूछा। मैंने कहा देखिए बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूँ, हम 1000 रुपये पेंशन दे रहे हैं मिनिमम, पहले 500 थी 1000 कर दी। आपको दुख होगा जान करके पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार 200 रुपये और 300 रुपये देती है, और वो भी देती लिमिटेड लोगों को। जैसे हम देते हैं 1 करोड़ लोगों को, वो उसमें 30,000 लोगों को दे देगी। आप मुझे बताइए कि केंद्र सरकार तो केंद्र सरकार होती है, जैसे मैंने कहा सोशल सिक्योरिटी में बात कर रहा हूँ, हर परिवार को जैसे राहुल गांधी जी ने कहा था न्याय योजना 6000 रुपये प्रति माह मिले, दुनिया के मुल्कों में मिलता पैसा, हर परिवार को पैसा मिलता है जिनको जरूरत होती है उनको। तो कानून पास करो, राइट टू सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर देश के अंदर 4 कानून पहले पास हुए थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट का हुआ, नरेगा का हुआ, राइट टू इन्फॉर्मेशन हुआ और राइट टू एजुकेशन हुआ था। 5वां कानून बनाया भारत का, उसका नाम हो राइट टू सोशल सिक्योरिटी। हर परिवार को कानून पास करके आप सिक्योरिटी दीजिए। कोई मजदूर भी है बेचारा, बुढ़ापे का बहुत तकलीफ आता है, हर परिवार को मदद मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। ये मेरी सोच है जो मैं पिछले 3 साल से लगातार मांग कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, 1000 रुपये पेंशन हमने की, अभी लोग बड़े उससे बेचारे बड़े खुश रहते हैं, पर वो देखते हैं कि ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए सौगात दे दी है, मैं उसे संतुष्ट नहीं हूँ। प्रॉपर वे में परिवार चलाने के लिए खर्चा बनना चाहिए उनको। और जब विश्व गुरु बनने की बात करते हैं तब बनोगे, तब कुपोषण नहीं होगा बच्चों के अंदर, 2 टाइम खाना मिलेगा लोगों को, कपड़े पहनने को मिलेंगे, तभी तो विश्व गुरु बनोगे आप। तो 140 करोड़ की बात तुम करते हैं जनता की, आबादी की, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं? उनके लिए सोशल सिक्योरिटी मस्ट होना चाहिए, मेरा मानना है। इसलिए मैंने कहा आपको, आप बहुत कम संख्या में 200 रुपये देते हो, 300 रुपये देते हो, बीते मेरे ख्याल 15-20 साल देते ही है इनका, तो बदलाव होना चाहिए। कई राज्यों में कम है, कई ज्यादा है। तो अगर वो कानून पास हो जाता पार्लियामेंट में तो 27% सबको मिलने लग जाएगा पैसा, ये बात है। अगला पॉइंट मेरा था 5वां, नरेगा की तरह योजना बने शहरों के लिए। शहरों में बहुत गरीब लोग रहते हैं रोजगार की तलाश के अंदर। हमने शुरू किया इंदिरा गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना लागू करे भारत सरकार, और कोई नाम निकले कोई दिक्कत नहीं है, तो शहरों में रोजगार हो, ये मतलब नरेगा के पैटर्न पे मिलना चाहिए उनको, अनिवार्य रूप से मिलना चाहिए, गारंटी के रूप में मिलना चाहिए। नंबर 6 है ERCP। कब तक आप डालते रहोगे? आपने वादा किया था, निभाओ उसको। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, कम से कम काम जल्दी आगे बढ़ेगा। और करना क्या, सिंचाई और पानी, पीने का पानी सही उसके अंदर। पता नहीं पानी के मंत्री राजस्थान के ही हमारे शेखावत साहब, वो कन्विंस नहीं कर पा रहे प्राइम मिनिस्टर को, या पता नहीं क्या कारण है। 25 MP जिता के दे दिया राजस्थान ने। क्या एक परियोजना
लागू नहीं कर सकते आप राष्ट्रीय परियोजना के रूप में। जब 16 परियोजना चलती देश के अंदर राष्ट्रीय परियोजना है, एक और समझ हो जाएगी क्यों नहीं कर रहे ये लोग। और लास्ट पॉइंट मेरा है अग्निवीर को लेके। अग्निवीर को लेके आपने धमका दिया बच्चों को, छात्रों को, नौजवानों को, वो चुप हो गए डर के मारे। पर 4 साल की नौकरी जो है, 18 साल का तो नौजवान भर्ती हो, 22 साल को घर बैठ जाए, ये कहाँ तक उचित है। प्रॉपर नौकरी मिलनी चाहिए, वैकेंसी भी है, वो नहीं मिल रही है। तो 7 क्वेश्चन मैंने पूछे थे प्राइम मिनिस्टर साहब से कि भाई प्रधानमंत्री को चाहिए, इसका जवाब दो। जवाब आया किसी एक भी प्रश्न का? जवाब कहाँ आने वाला है, जवाब कहाँ आने वाला। मैंने ईडी के डायरेक्टर को, सीबीआई के डायरेक्टर को और सीबीडीटी के चेयरमैन को मैंने मैसेज कर रिक्वेस्ट करवाई, मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। मैं भी नागरिक हूँ, उनको बताऊंगा भाई कि मैं मुख्यमंत्री भी हूँ, मैं बताऊँ भाई कि आपकी जो प्रीमियर एजेंसी हैं इस पर मैं गर्व है। तो कृपा करके जो हालात बनते जा रहे हैं मैं आपको अवगत कराने आना चाहता हूँ कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी कम होती जा रही है देश के अंदर। तीनों ने पहले टाइम दिया मुझे, एक बार तो मैं मना कर दिया और इस बार मांगा सेकंड टाइम मैंने टाइम। तब जो है उनका इतला ऐसा, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लागू है इसलिए अभी हम आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में वो मुझे बुलाएंगे। मुलाकात के लिए ही ना, जांच के लिए तो नहीं? जांच तो कभी कर सकते हैं, वो तो उनका अधिकार है। पर मेरा अधिकार मांगने का टाइम मिलने का एक नागरिक के रूप में भी है, मुख्यमंत्री के रूप में भी है, उनको देना चाहिए टाइम। तो 7 सवाल आपने पूछ लिए। अब ये बताएं कि राजस्थान में आप ऑपोजिशन में सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर कौन देखते हैं? क्योंकि जंग लड़ने का मजा तो तब है कि आगे योद्धा भी जो है कांटे का मिले। देखिए, मैं तो अपने काम में सर्च करता हूँ, मैं देखते नहीं हूँ कि इनकी पार्टी में कौन कौन नेता है, कौन मुख्यमंत्री दावेदार है, किसके ऊपर किसका ब्लेसिंग है। मुझे कोई इसे मैं सरोकार नहीं रखता हूँ, मैं तो मेरा काम करता हूँ। वसुंधरा जी, मैंने कहा ना आपको, मैं इन बातों को पढ़ा ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में अपना काम किया और मुझे हमेशा अवसर मिलते गए, मैं काम करता गया। प्रियंका जी जरूर जब राजस्थान आई तो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी को दूरबीन लगा के ढूंढने पड़ रहे हैं कि कौन हो प्रदेश का मुखिया। ठीक ही कहा उन्होंने, ठीक ही कहा भाई कि आप अभी तक इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया आपने, तो पता नहीं क्यों किया कंफ्यूजन पैदा हुआ। तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो प्रियंका जी कमेंट मैंने भी सुना, पूछा भी आपको ये नौबत क्यों आ रही है आपकी, इतना रिवोल्ट क्यों है आपकी पार्टी में पहली बार। हालांकि उनकी पार्टी का मामला हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, पर ये स्थिति तो है राजस्थान में। और इसलिए फिर वो आपकी पार्टी के मामलों पर कमेंट करते हैं कि इनफाइट थी। हालांकि राहुल गांधी जी का एक वीडियो मैंने देखा, आप भी थे, सचिन पायलट भी थे, फिर आप लोग मंच पर भी थे, हाथ मिलाकर खड़े थे। सारी बीती बातें भूल गए हैं, कड़वाहट सारी खत्म हो गई है। अभी तो देखिए, अभी हर कांग्रेसन को चाहे वो कोई हो, पुरानी बातें भूल करके आगे बढ़ना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो हालात हमारी दृष्टि में है देश के, वो अच्छे नहीं है। कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है देश को बचाने के लिए भी, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए। तो हमारे विचार है उसके अंदर कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हर कांग्रेस जन को पुरानी बातें भूलो, मतभेद भूलो और सब मिलके कांग्रेस को मजबूत करो। जहाँ बस चले आपका, चूको मत आप, ये स्थिति है देश में मेरे हिसाब से। तो आखिरी सवाल, 156 पक्का? 156 लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, टारगेट 156 का ही है और कोई आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, पर डिपेंड करता है पब्लिक पर। पब्लिक क्या सोचती है डिपेंड उस पर करता है। कई बार लगता है जैसे कोई अंडरकरंट चल रहा हो, पब्लिक के मन के अंदर भावना है सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो कई बार सर्वे देखते हैं कि उल्टे सीधे आते रहते हैं, तो सर्वे में मेरा विश्वास नहीं है। एक सटोरियों पर, एक आपके टीवी चैनल्स पे जो सर्वे देते हैं वो, या जो दिखाते हैं, और तीसरा जो सर्वे आते हैं, तीनों दबाव में है देश के अंदर। केंद्र सरकार के दबाव में है तीनों लोग, दबाव में
केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार या उनके नेताओं या बीजेपी नेताओं के दबाव में है, चाहे वो सटोरिये हो देश के, चाहे वो टीवी चैनल्स हो और चाहे वो सर्वे वाले लोग हों, ये तमाम दबाव में है या उनकी मिली भगत है, मैनेज करके सर्वे होते हैं। मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। देखिए, ये बात है कि सर्वे जो होते हैं उसमें हमेशा प्लस माइनस का मार्जिन रहता है। अब कितने सर्वे सही साबित होते हैं या कितने गलत साबित होते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन आप लोग अपनी जान लगा रहे हैं, ठीक वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जान लगा रही है। दिक्कत नहीं है, पर सर्वे वालों को क्या अधिकार है कि आप फर्जी सर्वे दिखाओ और चुनाव पहले दिखाओ। चुनाव पहले मेरे ख्याल पहले रोक भी लगी हुई थी। अभी हाल फिलहाल में तो कोई नया सर्वे आया नहीं है। पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कोई सर्वे आया था। तो सर्वे दिखाओगे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। आप कंफ्यूज क्यों करो? आपका अधिकार है क्या ये कंफ्यूज करने का? लेकिन आप तो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं ना जनता की। मैं तो बोल रहा हूँ सीधा, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जनता समझ रहा है भाई कि सर्वे में कोई दम नहीं होता है। तो ये है हमारे साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो ये कह रहे हैं कि 7 गारंटी के दम पर जो उन्होंने 5 साल की सरकार चलाई है उसके दम पर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार में वापस आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी हमें इतना समय देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया।